हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के लेसन नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, पहली कविता है नए इलाके में। इस कविता के प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कविता का पहला प्रश्न है, नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? इसका उत्तर है, नए बसते इलाकों में कवि रास्ता इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि नए बसते इलाकों में विकास बहुत तेजी से हो रहा है और रोज नए नए मकान बन रहे हैं, जिसके कारण कवि के रास्ता याद रखने के पुराने निशान मिट चुके हैं। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है, कविता में कवि ने पुराने निशानों में एक पुराना पीपल का पेड़, एक ढहा हुआ मकान, जमीन का एक खाली टुकड़ा और एक बिना रंग वाले लोहे के फाटक का एक मंजिला मकान का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, कवि एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चल देता है? इसका उत्तर है, कवि एक घर पीछे या दो घर आगे इसलिए चल देता है क्योंकि उसके पहचाने हुए पुराने निशान अब वहां मौजूद नहीं है। वह अंदाजे से अपना घर ढूंढने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वह भ्रमित हो जाता है। अगला प्रश्न है, वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादो को लौटा से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, इन पंक्तियों से अभिप्राय है कि आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ एक ही दिन में इतना बदलाव आ जाता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे वह एक दिन बाद नहीं बल्कि कई महीनों के बाद वापस लौटा हो। अगला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? इसका उत्तर है, कवि ने समय की कमी की ओर इशारा इसलिए किया है क्योंकि बदलाव के कारण कवि को अपनी मंजिल नहीं मिल पा रही है और बारिश आने वाली है, जिसके कारण कवि के पास अपनी मंजिल ढूंढने के लिए बहुत कम समय बचा है। अगला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, इस कविता में कवि ने शहरों की इस विडंबना की ओर संकेत किया है कि यह कुछ भी स्थायी नहीं है। विकास के नाम पर शहरों का चेहरा इतनी तेजी से बदल रहा है कि मनुष्य की यादें और स्मृतियां बेकार होती जा रही हैं। लोग अपनी ही जानी पहचानी जगहों पर अजनबी बन रहे हैं और मशीनी रफ्तार में मानवीय पहचान खोती जा रही है। व्याख्या कीजिए। इसमें पहला है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आधुनिक शहरों में रोज हो रहे बदलावों के कारण अपनी पुरानी यादों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यहाँ कल जो चीज जहां थी, आज वह वहां नहीं है। दुनिया इतनी तेजी से बदलती है कि कल की बातें और निशान आज ही पुराने लगने लगते हैं। सब कुछ नया सा हो जाता है। अगला है, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि बदलते परिवेश में अपना सही ठिकाना ढूंढने के लिए समय हाथ से निकलता जा रहा है। ऊपर से आसमान बादलों से भरा है और बारिश होने ही वाली है, जो संकट का प्रतीक है। जब व्यक्ति की अपनी यादें रास्ता नहीं दिखा पाती, तब वह लाचार होकर उम्मीद करता है कि शायद कोई परिचित व्यक्ति उसे ऊपर की मंजिल या खिड़की से देख ले और आवाज देकर सही रास्ता बता दे। यहाँ दूसरे इंसान का सहयोग ही अंतिम सहारा नजर आता है। योग्यता विस्तार। पाठ में हिंदी महीनों के कुछ नाम आए हैं। आप सभी हिंदी महीनों के नाम क्रमशः लिखिए। इसका उत्तर है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। बच्चों, पहली कविता नए इलाके में, इस कविता के क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं। अब दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। इसका पहला प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ-कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर है, खुशबू रचने वाले हाथ यानी अगरबत्ती बनाने वाले मजदूर बहुत ही दयनीय और कष्टदायक परिस्थितियों में रहते हैं। ये लोग शहरों की सबसे गंदी बस्तियों में, बदबूदार नालों के किनारे और कूड़े करकट के ढेरों के बीच छोटी-छोटी तंग गलियों में रहते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? इसका उत्तर है, कविता में निम्न तरह के हाथों की चर्चा हुई है। नंबर एक, बुजुर्गों के उभरी नसों वाले हाथ। नंबर दो, मेहनत से घिसे नाखूनों वाले हाथ। नंबर तीन, बच्चों के पीपल के पत्ते जैसे कोमल हाथ।
नंबर 4, युवतियों की जूही की डाल जैसे खुशबूदार हाथ। और नंबर 5, काम की वजह से गंदे और कटे पिटे जख्मी हाथ। अगला प्रश्न है, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? इसका उत्तर है, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मजदूर दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने हाथों से उन खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं जिनसे पूरी दुनिया महकती है। यहाँ खुशबू रचना का अर्थ है सुगंधित अगरबत्तियां बनाना। कवि उन हाथों के हुनर और मेहनत का सम्मान करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल कैसा होता है? इसका उत्तर है, जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल बहुत ही गंदा और बदबूदार होता है। वह जगह बहुत गंदी तंग गलियों के बीच कूड़े के ढेरों और गंदे नालों से घिरी होती है। वहां इतनी तेज दुर्गंध होती है कि सिर फटने लगे। अगला प्रश्न है, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है, इस कविता का मुख्य उद्देश्य समाज की आर्थिक विषमता और मजदूरों की बदहाली को दिखाना है। कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जो लोग समाज को सुंदर और खुशहाल बनाते हैं, वे खुद गरीबी और उपेक्षा में जी रहे हैं। कवि चाहते हैं कि समाज इन मजदूरों की दशा की ओर ध्यान दे। व्याख्या कीजिए। इसमें पहला है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि ने बाल मजदूरों और युवतियों के कोमल हाथों का वर्णन किया है। छोटे बच्चों के हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह नरम हैं और लड़कियों के हाथ जूही के फूलों की डाल जैसे सुंदर हैं। कवि यह बताना चाहते हैं कि अगरबत्ती बनाने के इस कठिन काम में नन्ही उम्र के बच्चे भी लगे हुए हैं। अगला है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यह हमारे समाज का कड़वा सच है कि सबसे गंदी जगहों पर रहने वाले गरीब मजदूर ही दुनिया की सबसे अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं। वे खुद गंदगी झेलते हैं ताकि दूसरों का घर महक सके। अगला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक क्यों किया है? इसका उत्तर है, कवि ने इस कविता में हाथ, गलियों, नालों जैसे बहुवचन शब्दों का प्रयोग अधिक इसलिए किया है क्योंकि यह समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि बहुत बड़े श्रमिक वर्ग की है। यह दिखाने के लिए कि लाखों हजारों लोग ऐसी खराब स्थितियों में काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? इसका उत्तर है, कवि ने हाथों की विशेषता बताने के लिए कई विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले, गंदे, कटे-पिटे, फटे हुए और खुशबूदार हाथ। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।